आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप में आज तो कहीं ना कहीं है रेस्ट डे, लेकिन कल की अगर बात करें तो कल दो बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट मुकाबले होने वाले हैं। ओमान की अगर सबसे पहले बात करें तीन राष्ट्रीय टीम्स में, तो ओमान जो है लगातार 2 मैचेस हारने के बाद और वो कहीं ना कहीं एग्जिट के दौर पर है। पूरी तरह से अगर हम कहें तो एग्जिट अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि कल जो श्रीलंका एक मैच हार गया उनके ग्रुप में, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लटकी हुई, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी भरी आप समझिए। 99% कहीं ना कहीं आउट है, लेकिन क्रिकेट में वो 1% भी कभी कभी उठ के सामने आ जाता है और कोई टीमें पहुंच जाती है। खैर वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ओमान जो है रेस से बाहर हो चुका है नॉकआउट के। यहीं पर यूएई और नेपाल, इन दो जो टीम्स हैं, इन दोनों के पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई अपना मैच जीत पाया तो पूरी तरह से रेस में ही बना हुआ रहेगा, और अगर हार गए तो नॉकआउट स्टेज की रेस से वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात नॉकआउट स्टेज वगैरह की पहुंचने की तो वो सेकेंडरी आती है जरूर, लेकिन पहले आप, क्योंकि आप इमर्जिंग एशिया कप खेल, जो क्रिकेट लगातार कहता आ रहा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने कितना अच्छा क्रिकेट खेला, आपने कितना इंप्रेस किया, चाहे वो कमेंटेटर सर्स हो या फिर जो कोच सर है, आप खुद के भी कोच सर है, उनको आपने बाहर किया और जो बाहर देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब जैसे आप टेलीविजन पे आ रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नेपाल में ही देख रहे हैं, यूएई में ही देख रहे हैं। यूएई में तो मैच ही नहीं देखते, फैंस ही नहीं है, लेकिन जो भी वहाँ के बाहर के लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए उनको आप कितना इंप्रेस कर पा रहे हैं, ये बात जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो उस लिहाज से अब देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस यूएई और नेपाल जो है कल के मैचेस में दे पाते हैं अपनी टीम के लिए, जो कि अभी तक इतनी खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। अगर हम बात करें सोमपाल कामी और उधर ललित राजवंशी का जो स्पेल रहा, वो दोनों कहीं ना कहीं पवन थोड़ा और मॉडल बेहतर कर सकते थे। यही दो मोटे तौर पर रहे हैं, थोड़ा बैटिंग से प्रति किसी ने जरूर किया हुआ। अगर यूएई की बात करें वहाँ पर कुछ भी खास हमें इतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिला। तो अब अगर इस मैच की बात करें इंडिया वर्सेज नेपाल, जी हाँ, ए साइड की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल ए साइड की बात कर रहे हैं आज, लेकिन बस कुछ ही वक्त बाद हम बात कर रहे होंगे नेपाल वर्सेस इंडिया, जब सीनियर टीम्स का मुकाबला होगा एशिया कप में। उस दिन का भी इंतजार है, चलिए ये दिन भी आ गया, वो दिन भी देखते देखते आ भी जाएगा। एंड सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नेपाल के लिए जो सबसे पहला प्रायोरिटी है, बहुत बार हम ये चीज़ें कह चुके हैं लगातार कि आपको किस तरीके के शॉट्स खेलने चाहिए, किस तरह के शॉट्स से बचना चाहिए, कितने 50 ओवर पर बैटिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह, सब चीज़ें वही रिपीटेटिव मैच रिव्यूज में रहती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा, अगर नेपाल को कोई एग्जाम्पल देखना है, कि हमें किस तरह से खेलना है या फिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या उन्हें दूसरी टीमों के प्लेयर्स या दूसरे कोई वीडियोस देखने चाहिए, या फिर खुद के ही टीम में कहीं ना कोई एग्जाम्पल सेट है लेकिन प्लेयर्स वो देख नहीं पा रहे? नहीं, जरूर देखिए, आप देखेंगे ये सीधा सा जवाब है इसका। अब अगर आप देखें नेपाल का जो एक कभी भी एक फॉल आउट होता है, यानी कि टीम जो एकदम से 60-70 पे 5-6 हो जाते हैं, 7 विकेट, कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है, इस साल भी हुआ है और पिछले साल भी हुआ है। तो लेकिन वहीं पर जब प्लेयर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और लेकिन उसी बीच में एक ऐसे एग्जाम्पल खड़े हो जाते हैं नेपाल बैट्समैन की तरफ से कि लोअर ऑर्डर में या फिर टेंडर्स वगैरह में कोई बल्लेबाज ऐसा आ जाता है जो उनको दिखाता है बाकी बल्लेबाजों को कि देखो ऐसे भी बल्लेबाजी हो सकती है, इस पिच पर रन है, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका साथी इस ग्राउंड पे खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आप उसे ही देख लीजिए। अभी देखिए आप, सोमपाल कामी ने जिस तरीके से इनिंग खेली है इस साल, उनको भी ढेरों शॉर्ट बॉल्स डाली गई थी, लेकिन उन्होंने कैसे टैकल किया। बिल्कुल, और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी जब स्ट्रगल कर रहे थे यूएई के खिलाफ, तब वो आए, वहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। उसके बाद आसिफ शेख ने यूएई के खिलाफ इसी साल जब स्ट्रगल कर रही थी नेपाल, तब वहां पर बिल्कुल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वहां पर उन्होंने एक आईना दिखाया अपने साथी प्लेयरों को कि आप ऐसे बल्लेबाजी कर सकते हैं, ठहर के, रोक कर। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है नेपाल के बैट्समैन को देखने के लिए कि अरे यार ये पिच पर कैसे बल्लेबाजी होगी, इस बॉल पर कैसे बल्लेबाजी करनी है, बॉल ज़्यादा टर्न ले रही है, अब मुझे ज़्यादा बाउंसर डाल रहे हैं तो कैसे बल्लेबाजी। और एक एग्जांपल और, आयरन के खिलाफ गुलशन और संदीप लामिछा ने, बस तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहीं झांकने की या कहीं और देखने की नहीं है, आपके आसपास ही सब चलता है। आप जहाँ खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं गुलशन के लिए, दीपेंद्र के लिए या सोमपाल कामी के लिए, उनकी हाफ सेंचुरी पर या बाउंड्रीज पर, तो आप में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यार इन्होंने खेला कैसे, आगे कुछ तो बात रही होगी। आप ही के दोस्त हैं, आप ही के यार हैं, सब साथ खेल रहे हैं। सोमपाल कामी यार नहीं है तो बाकी यार है, तो सीनियर है, बिल्कुल सही कहा, वो यार नहीं है, वो भाई जैसे हैं, तो उनसे आप ये पूछ सकते हैं
हैं कि भाई आपने कैसे किया, क्या किया, या गुलशन तुमने कैसे करके खेला वगैरह वगैरह, जो भी है, आसिफ ने अच्छा खेला। तो इस तरीके से आप अपने कोच से हैं, आप अपने कोच तो खैर वो तो रहने ही दीजिए, कोच का तो और बड़ा काम हो जाता है, लेकिन जो बाकी प्लेयर जो शुरू के 5-6 आउट होके चले गए 50-60 रन के अंदर, उनको थोड़ा सा देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना अच्छा इवेंट होता है, इतना बड़ा इवेंट होता है, उसको इस तरीके से वेस्ट कर देना ये अपने आप में खुद का फेलियर है। बिल्कुल सही कहा। तो क्लियर है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपने ही प्लेयर्स में देखना है कि वो आखिर किस तरह से खेल रहे हैं और अप्लाई करने की जरूरत है। अब सीधे सीधे आते हैं हम शॉर्ट बॉल्स पे। शॉर्ट बॉल जो है वो लगातार टीम का एक दिक्कत वो क्लियरली नजर आ रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नेपाल ही शॉर्ट बॉल में स्ट्रगल करता है। अगर हम बात करें पूरे एशियन टीम्स की, अगर हम खेलें तो आज भी इतने साल का इतिहास क्रिकेट होने के बावजूद भी आज भी वो शॉर्ट बॉल्स में स्ट्रगल जरूर करते हैं। कुछ 70% तक, कुछ 50% तक करते हैं, कुछ 80% करते हैं, कुछ 30% करते हैं, लेकिन करते जरूर है। शॉर्ट बॉल्स में आज भी स्ट्रगल एशिया हमारा करता जरूर है, इसमें इसकी बात सच्चाई कुछ, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। स्ट्रगल तो चलेगा, अभी ये नहीं कहेगा कि हाँ आप बहुत इतने परफेक्ट रहेंगे, वो एशियन डीएनए में है हम सबके, और परफेक्ट जानते हैं, और परफेक्ट तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। क्या यूरोपियन टीम्स या फिर और ईएपी रीजन्स की टीम्स या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, क्या ये शॉर्ट बॉल्स पे आउट नहीं होते? ये भी आउट होते हैं, लेकिन परफेक्शन नाम की चीज नहीं। हाँ, हमारे एशियन में थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत होती है, ये तो खेलने में, चाहे वो इंडियन टीम हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो वगैरह, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। सिंपल सी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो भी नेपाल के प्लेयर्स बैट्समैन हैं उनके लिए, कि दो आपके पास ऑप्शन है। या तो आप अगर शॉर्ट बॉल के खिलाफ कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर स्पीड को पढ़ पा रहे हैं, शुरू के 2-3 4-5 बाउंसर्स आपने देख लिए, उसके बाद अगर पढ़ पा रहे हैं आप स्पीड को, हाँ स्पीड से बॉल आ रही है, तो फिर आप बैट का फेस जो है ऊपर की तरफ ना ले जाकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। उससे वो बॉल जो है ऊपर जाने की बजाय दबने की लेकिन हाँ, इस पे एज भी आ सकता है, इस पे एज लगकर कहीं पीछे जा सकता है। इसीलिए हमने पहले कहा कि पहले पेस देख लीजिएगा, और वो जो एज आता है वो मोस्ट प्रोबेबली पेस की वजह से ही आता है, कितनी तेजी से बॉल ऊपर गई या कितनी स्लो बॉल ऊपर गई। अगर आपने पढ़ने में देर कर दी तो हाल पता है आपको क्या सा होगा, जैसे आसिफ से आउट हुए पाकिस्तान के, वो नजर हटा ली, उन्होंने पेस का समझ नहीं आया और वो एज लगा, और देखिए आप वो मेरे ख्याल से थर्ड मैन की तरफ वो आउट होकर चले गए। बस ये ध्यान देखने तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप बैट के फेस को ऊपर नहीं बल्कि नीचे करने की कोशिश करिएगा, जो सोमपाल कामी ने बहुत सारे शॉट्स में किया भी था पाकिस्तान के खिलाफ। और एक और ऑप्शन है पेशेंस लेवल, कि आप उन बॉल को डक कर सकें। जरूर, ये दो ऑप्शन है कि आप लगातार डक करिए। आपको पास 20 ओवर का मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच है। आप जितना हो सके आप बॉल को डक करिए, वो बॉल से डालेंगे, ये ज़्यादा ओवर एक्सेस बाउंसर वो डाल नहीं सकते, क्योंकि उधर नो बॉल का फिर मामला उनके सामने आ जाएगा। तो पेशेंस अगर आपके पास है तो आप बॉल को फ्रस्ट्रेट करिए और आप डक करते रहिए, जितने बॉल डक करते रहिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स बाउंसर्स ऐसी होती है जिनमें आप शायद डक भी नहीं कर पाए, लेकिन उसमें पेस होनी चाहिए, तो बॉलर की जीत होती है। लेकिन आपको अपना काम करना है। दो ऑप्शन है, या अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप शॉट के जरूर जाइए, लेकिन बैट के फेस को नीचे की तरफ लेकर, ना कि ऐसे ले जाकर, बल्कि ऐसे ले जाकर कोशिश करिए। और दूसरा, आप डक कर सकते हैं, आपका पेशेंस लेवल इतना है तो आप लगातार डक करते रहिए, क्योंकि वो लगातार तो 6 के 6 नहीं डाल सकते बाउंसर, पहले हुआ करता था, अब तो रूल्स बदल चुके हैं। तो 2 बाउंसर्स के बाद डेफिनेटली अपनी बॉल को चेंज जरूर करेंगे, तब आपके पास रन बनाने के चांसेस हो जाएंगे। ये जो आर्ट है, जो शॉर्ट बॉल्स खेलने का, ऐसे नहीं कि आप गए और आज आपने एक दिन में कर दिया, लेकिन कोशिश तो शुरुआत तो यहीं से हो सकती है ना, यहाँ से शुरुआत जरूर करिए। एंड एक चीज़ और हमने देखी, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 50 ओवर जो है बैटिंग जो टीम कर तो रही है, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएई ने बैटिंग की, ओमान ने भी कल काफी ओवर खेल लिए। 50 ओवर इतना लंबा बैटिंग कर जरूर रहे, लेकिन रन्स मार रहे हैं 126 156 बोर्ड पर। फिर ये 50 ओवर खेलने का भी तो कोई फायदा नहीं है। 50 ओवर छोड़ के आना वो भी क्राइम है, इस तरह से 50 ओवर बैटिंग करना ये भी क्राइम है। क्या बैलेंस करना होगा नेपाल को इसमें? नहीं, जरूर देखिए, अपना रन रेट बढ़ाने की जरूरत है। ये तो जाहिर तौर पर है, आप कैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप क्या इंटेंट लेकर उतर रहे हैं ग्राउंड पर, आप पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं, आपकी सोच क्या है कि हाँ ये भी सेम टीम है, हम इतनी टक्कर दे सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं क्रिकेट, या नहीं हमारे बस हम आए हैं 50 ओवर हम खेलेंगे, देख लेंगे जो होगा, या रोक के थोड़ा सा, जितना ज़्यादा आप शेल में जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑल आउट होकर आएंगे। बिल्कुल, आप देखिए यूएई और ओमान, बस बिल्कुल सही कहा आपने। और किस तरीके का क्रिकेट खेला है, इस तरीके के क्रिकेट से कोई नहीं सीखता है, ये डेली क्रिकेट आज भी बोल रहा है, और आज से 10 मैच 100 मैच बाद भी हम यही कहेंगे कि ऐसे क्रिकेट से नहीं खेलते। क्रिकेट की तरह भी लगना चाहिए।
आप एक परफेक्ट क्रिकेट खेलें, नियर अबाउट परफेक्ट वैसा क्रिकेट खेलें कि जैसे आपने बल्लेबाजी की है, आप अच्छे रन रेट के साथ 240 250 तक पहुंचे हैं। चलिए आपने स्ट्रगल किया तो आपने 200 पार कर लिया, बिल्कुल ये अच्छा है। आप मान लीजिए 50-60 रन पे आपके 4 विकेट गिर गए लेकिन आप 210 215 तक तो 50 ओवर तक पहुंच गए। ये एक इतना अच्छा लगेगा खुद में भी कि हाँ यार हम कहाँ थे और देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये चीज़ें ज़रूर, जैसे कि लास्ट मैच में भी नेपाल ने कोशिश की थी, सोमपाल गामी प्रतीश जीसी ने मिलकर तो जो साथ दिया 200 पहुंचने वाले थे, लेकिन 37 ओवर बैटिंग की थी नेपाल ने, उसमें 170 प्लस इतना पूरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर विकेट होते तो शायद 250 तक टीम पहुंच जाती। जरूर बहुत बेहतर रखा था। ये ऐसा खेलना चाहिए। तो ऊपर के बल्लेबाज अगर अच्छा करेंगे तो नीचे के बल्लेबाज साथ देते हुए जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्रिकेट खेलें 50 ओवर में हमें रन्स भी करने हैं, बाउंड्रीज भी लगानी है, सिंगल्स भी लेने हैं, सिंगल तो मस्ट है, तो बहुत अच्छा क्रिकेट होगा। बजाय वो ऐसे रोक रोक के 50 ओवर में 150 रन बन रहे हैं और बन भी नहीं रहे, टीम ऑल आउट होकर आ जा रही है, या बन रहे हैं तो 100 बॉलों में 40 रन बना के आ रहे हैं बल्लेबाज। आप नहीं, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेपाल की हम बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सी और ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो ऐसा क्रिकेट खेलें जिसपे स्कोर बोर्ड में भी थोड़े से स्कोर नजर आए। बिल्कुल, जैसे हमने कल देखा, कल ही के एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, ओमान वर्सेस बांग्लादेश, जो आपने देखा इतने 46 ओवर करीब बैटिंग की और 126 रन बोर्ड पर लगा। आप सोचिए 46 ओवर बैटिंग कर 126 रन, क्या लॉजिक और क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप इस बैटिंग का। और हाँ, ये अगर कोई बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स होता तो समझ में भी आता। बिल्कुल बात कर रहे हैं ओमान के जो प्लेयर्स थे उसमें तो 4 सीनियर प्लेयर्स भी थे उस टीम में, और वही चीजें नेपाल में अप्लाई होंगी। आप एक कैलकुलेटेड तरीके से खेलें, आप अपना रन रेट भी बेहतर करते हुए चलें, और साथ साथ में कोशिश करें कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पूरे 50 ओवर बैटिंग करना यह मस्ट रहेगा। एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, उम्मीद बहुत ज्यादा है कि पहले मैच के मुकाबले इस मैच में हमें बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा, जहां पर सिर्फ सोमपाल गामी की तरफ से हमें अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, एक सेंसिबल नॉक देखने को मिली। बाकी 10 प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं ओवरऑल बड़ी पिक्चर पर डिसअपॉइंट किया था, लेकिन इस मैच में उम्मीद पूरी रहेगी। एट द एंड एक और चीज़ यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, एंड बॉलिंग से आप क्या कहने की कोशिश करेंगे, क्या इक्वेशन वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, क्या कुछ रखना चाहिए, बॉलर्स को यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप कहें कि अगर आप किशोर महतो को अंदर लाना चाहते हैं, अगर लाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी एक को अगर साइडलाइन करें, क्योंकि ये इमर्जिंग एशिया कप है, मौके सबको देने, बिल्कुल सबको मौके चाहिए। और यही तो वक्त है कि अपने आप को पीछे से तैयार भी करना है। जो कैन कराने में थोड़ा सा परेशानी होती है कैन को, कि वो बीच में कुछ अरेंज नहीं करवाते, एक टूर्नामेंट से सीधा एक टूर्नामेंट पे पहुंच गए, और स्पेसिफिकली अवे में नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये प्लेयर्स जो है उन्हें मौके नहीं मिलते। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू हो जाएगा, फिर वही सोमपाल करण वगैरह आ जाएंगे और ये लड़के फिर पीछे रह जाएंगे। तो इन लड़कों के लिए भी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा है नहीं। और अगर बीच में गेम्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो हाँ इस इवेंट से उस इवेंट तक अभी हमारे पास थोड़ा गेम है, हमने अरेंज कराया है कैन ने, कोई बात नहीं, किशोर और प्रतीश आप वहाँ खेलिएगा, सोमपाल करण साइड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ इवेंटों में ही मौका मिलता है। तो इमर्जिंग एशिया कप में हम डेलीगेट चाहेगा कि किशोर महतो यहाँ आए और प्रतीश जीसी को थोड़ा अगर बाहर किया जाए उन्हें इस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबको मौका मिले, सब सीखेंगे, सब अच्छा करेंगे तो टीम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल, ये सोचकर कहीं ना कहीं ऑन ऑफ तो करना होगा। और यहाँ देव खन्ना को भी डेफिनेटली पहले मैच देव खन्ना को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। देखना होगा इस मैच में मौका मिलता है या फिर नहीं। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, जब टीम से लड़के आए हैं तो उन सबको कम से कम प्लेटफॉर्म दीजिए, और मौके, हाँ अगर और मौके मिलने वाले तो बात अलग है। अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि इमर्जिंग एशिया कप के बाद आखिर जो लड़के हैं जो 11 के बाद के लड़के हैं, क्योंकि मेन प्लेइंग 11 तो आपको हमको सबको पता है कि कौन सी एशिया कप में जानी है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी जाएगी, उसमें से 11 में से 10 तो ऐसी हमें और आपको सबको पता ही रहता है। तो बाकी लड़के उस वक्त पे क्या करेंगे, बस वही चीज़ है। वो बीच में प्रोफेशनल टफ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली चलिए कोई बात नहीं, काफी मैचेस यहाँ पर जरूर जाएंगे, तो एक आध प्लेयर्स को यहाँ पर स्विच कर उन्हें मौका यहाँ पर मिलना जरूर चाहिए। लेकिन अप्रोच उनका भी वही होना चाहिए जिस तरह का अप्रोच हमने यहाँ पर बताया। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बेहतर क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। हम वापस से वही कहेंगे, यहाँ पर हम रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि एक अच्छा टॉप क्रिकेट देखने को मिले। आप सोचिए, आप वर्ल्ड स्टेज पे गए हैं, वो टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही है चीजें, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, और आप 60 पे 70 पे 7, वही ओमान 46 ओवर खेलकर 126 रन, यूएई की ए साइड है, चलिए वो बार बार उस वजह से कहीं ना कहीं बच जा रहे हैं कि उनकी सच में ही ए साइड है, सब लड़के एकदम फ्रेश है नहीं, लेकिन फिर भी 50 ओवर बैटिंग कर 156 भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वो अप्रोच भी कहीं ना कहीं खराब था। तो ये सारी चीजें, तो उम्मीद करेंगे कि क्रिकेट जो है नेपाल इस बार फाइनली बेहतर दिखाने में कामयाब जरूर है, क्योंकि अभी तक किसी भी एशियन टीम ने बेहतर क्रिकेट दिखाया नहीं है सोमपाल गामी के अलावा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर इस मैच में कम से कम पूरी टीम जो है एज अ यूनाइट, कम से कम अच्छा फाइट और अच्छी मैच जो है, क्रिकेट जो है वो हमें दिखाने में कामयाब जरूर रहेंगे।
फिलहाल इस मैच में इतना ही, एनालिसिस लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन एक और मैच है यूएई वर्सेस पाकिस्तान। ये जो मैच है, ये जो मैच है, इसमें भी कहीं ना कहीं लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, खास करके उन प्लेयर्स पे। अब देखेंगे अश्वंत वलथप्पा और फराजुद्दीन, जिन्होंने 107 बॉलों में 40 मारे थे, 46 मारे थे, और फराजुद्दीन जिन्होंने 89 बॉलों में 30-35 करीब मारे थे। क्या अब उनका अप्रोच बदलता है या फिर अभी भी वो शेल में नजर हमारी बनी रहेगी? और साथ में अली नासिर और जवादुल्ला पे भी लगातार नजर बनी हुई है, उनकी पेस बॉलिंग पे भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।